हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखा गया कि हर बार एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स और आपके आईआईटी और नीट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट चैप्टर है। हम लोग देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, कि कब यूज़ किया जाता है, कैसे होता है। सबसे पहले आपको बता दें कोई भी रिएक्शन कराने के लिए अगर हम लैब में जाते हैं तो लैब में जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सा 2 चीज़ मिलाने से रिएक्शन होगा, या रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या रिएक्शन होगा या नहीं। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन होगा भी तो कितने हद तक होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बाद हमको पढ़ना है स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स होता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन में अगर रिएक्शन होगा तो कितने स्पीड से होगा। तो जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग लेवल में पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें एंथैल्पी वगैरह, एंट्रोपी और डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो भी चैप्टर है 11th का है, जो कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। या तो आयनिक इक्विलिब्रियम, आयन के लिए आयनिक पढ़ते हैं, केमिकल के केमिकल पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में है। सबसे पहले देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we deals about the speed of reaction, स्पीड ऑफ रिएक्शन या तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ फिजिक्स वाला वेलोसिटी नहीं, यहाँ स्पीड वेलोसिटी एक ही है चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। या तो रिएक्टेंट के लिए कि प्रोडक्ट के लिए, किसी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, किसी का भी चेंज निकालने के लिए R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनीशन। और स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो भी हमको फार्मूले की जरूरत पड़ती है, ये न्यूमेरिकल इस पे आते हैं ज़्यादातर। ठीक, हम देखेंगे कि इसके कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। मेनली टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
है, एक होता है फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरा जो है हमारा है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब देखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है। वेरी फास्ट रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो है इसका बहुत छोटा होता है, टाइम पीरियड वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब तेज होता है, ये फास्ट। तो कोई भी जिसका टाइम पीरियड बहुत कम हो और रेट ऑफ रिएक्शन जो काफ़ी तेज हो, तो उसका हम स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालना हमारे लिए निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही आता नहीं है, हमारे वो यूज़फुल में नहीं आता, यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इतना तेज़ हो रहा है तो इतना तो हम निकाल नहीं सकते। जैसे दो आयनिक रिएक्शन है, जो दो आयनिक रिएक्शन की मिलाइए आप, तुरंत वो चेंज करके अपना उसके बाद तुरंत बना लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट। तो उसमें हमको क्या कहते हैं कि आज निकालना इतना आसान नहीं है, वो भी इतना तेज़ है तो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल में हम इसको लिखते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डिफाइन लिख सकते हैं, कुछ भी हम डिफाइन, ठीक। और इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी आयनिक रिएक्शन होंगे, जितने भी आयनिक आपके रिएक्शन होंगे, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जितने भी आपको वो क्या होंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे कि आप आइस ले लीजिए, आइस को आप अगर रख देते हैं बाहर तो तुरंत वाटर मेल्ट हो जाता है, तो उसकी मतलब कि वो क्या स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत वेरी फास्ट प्रोसेस है। उसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड जो है वेरी छोटे, बहुत कम समय में ही वो बर्फ़ जो है वाटर में मेल्ट हो जा रहा है। और उस रेट क्या है, उसका रेट क्या है, काफ़ी तेज़ है। तो रेट तेज है और समय काफ़ी कम लगे, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। और उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालना हमारे लिए किसी काम का नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन फिजिकल उसकी प्रैक्टिकली वैल्यू हमारे किसी वर्क का नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा क्या होता है, दूसरा रिएक्शन। दूसरे में है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है, वेरी स्लो रिएक्शन में जो टाइम पीरियड होता है बहुत लार्ज होता है। वेरी स्लो टाइम पीरियड क्या होता है, वेरी लार्ज, मतलब बहुत लंबे समय तक ये लेता है रिएक्शन करने में, वेरी लार्ज। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा काफ़ी स्लो प्रोसेस में होगा, काफ़ी स्लो होगा, मतलब इतना स्लो कि आप वो हमारे लिए एक कोई काम का नहीं है। इसका निकाल सकते हैं, निकाल दोनों को सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई वर्क नहीं है। अगर आप देखें रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखते हैं कि आप किसी आयरन को या किसी को एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग बैठने लगती है। क्यों? वो क्या है, वो रस्ट हो, आयरन को रस्ट मतलब हो रहा है। तो उसको आप देखेंगे कि कल इतना हुआ था, परसों इतना हुआ था, मतलब पर डे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो क्या है कि आप पता लगे आपका 2 मीटर का जो कुछ आयरन का पीस है, उसको रस्ट होने पूरा साल भर लग गया। उसका हमको निकाल पाना हमारे लिए किसी यूज़फुल का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं, अगर इसको हम नहीं निकालते, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो इसका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइन। इसका भी हम रिएक्शन का क्या है, स्पीड नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, अब हम देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन। ये तो वेरी फास्ट हो गया, वेरी स्लो हो गया। वेरी फास्ट मतलब काफ़ी तेज, वेरी स्लो मतलब बहुत धीमा। अब मॉडरेट मतलब उस दोनों के बीच का जो कि एकदम नॉर्मल हो, ना काफ़ी तेज़ हो ना काफ़ी स्लो हो। तो इसमें क्या है, इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, ना तो बहुत छोटा होगा ना तो बहुत बड़ा होगा। टाइम पीरियड नॉट वेरी स्मॉल एंड नॉर वेरी लार्ज। ठीक, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ना तो जो बहुत तेज़ होगा ना तो बहुत स्लो होगा, मॉडरेट, एकदम मॉडरेट चलेगा नॉर्मल में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट वेरी स्लो एंड नॉर वेरी क्या फास्ट। ना तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा ना तो काफ़ी बहुत तेज़ प्रोसेस होगा। इसका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शन है। एग्जांपल में ले लीजिए आप, एग्जांपल में लीजिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपका जो है H2O2, इसको जब डिकम्पोज होता है तो ये H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब H2O का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, वाटर और हाफ मोल ऑक्सीजन बनाता है। ठीक, तो हम ये देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे अब रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ये। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एवरेज रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो जो एवरेज रिएक्शन है, हम किसी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, किसी मतलब जिस पॉइंट पे आपको बोला जाए, जिस पॉइंट पे आपको जिस समय बोला जाए उस समय का जो रिएक्शन निकाला जाता है उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। और एवरेज क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी है वो हर ओवर में दो रन दे रहा है, पहले में 2 रन, दूसरे में 2 रन दिया, तीसरे ओवर में 3 रन दिया, 3 2 5 2 7 रन हो गए, चौथे में 0 रन दिया, उसके बाद 5वें ओवर में क्या किया कि 5 रन दे दिया, तो कितने हो गए 12। और इसका जो हम एवरेज निकालेंगे, मतलब कि टोटल किसी एक पॉइंट पे नहीं, जो टोटल एवरेज निकालेंगे कि अगर हम माने कि इतना उसमें से डिवाइड करके पूछे कि इसमें मतलब कि जो बॉलर है वो हर ओवर में कितना रन दे रहा है, उसको निकालने के लिए हम एवरेज रिएक्शन यूज करते हैं।
और किसी अगर एक पॉइंट पूछा जाए कि तीसरे ओवर में कितना रन दिया, चौथे ओवर में कितना दिया, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, तो हम इसमें मेनली इन दोनों का हमको नहीं पढ़ना है, इसी का पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन का। वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन का हमारे केमिस्ट्री में इसका यूज़ नहीं है हमारे पास। ये हमको पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन, पूरी इसी पे ही पूरे हमको केमिकल गणित पढ़ना है। ठीक, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के कितने पार्ट्स हैं मेनली, जो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके जो है पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या है, इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे समझेंगे कि किसी चीज़ का क्या है एवरेज निकालने के लिए, इसको हम दो केस में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकेंड। केस फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट। केस सेकेंड प्रोडक्ट के लिए। केस फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए, केस सेकेंड प्रोडक्ट के लिए। और कब पढ़ेंगे, जब क्या हो, टाइम पीरियड लंबा हो, टाइम पीरियड लार्ज हो, और ये टाइम पीरियड क्या हो, स्मॉल हो। टाइम व्हेन टाइम पीरियड इज लार्ज, टाइम पीरियड लार्ज है। इंस्टेंटेनियस में भी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे दो केस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टेंट के लिए, केस सेकंड प्रोडक्ट के लिए। इसमें क्या होगा, व्हेन टाइम पीरियड इज स्मॉल, मतलब जब टाइम पीरियड क्या होगा, जब टाइम पीरियड छोटा होगा तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब बहुत कम समय के निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस का यूज़ करेंगे। और टाइम पीरियड जब लंबा होगा तो हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको जो पढ़ना है मेनली इंस्टेंटेनियस पढ़ना है, एवरेज हमारे सिलेबस में ज़्यादा चैप्टर नहीं है ज़्यादा, हमको केवल, क्योंकि एवरेज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, इंस्टेंटेनियस जो है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू देती है किसी भी चीज़ का। जब टाइम पीरियड छोटा होगा तो उसका आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के इंस्टेंटेनियस का यूज़ करते हैं, ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हम इसको देखेंगे, जैसे ये रिएक्टेंट है आपका, कोई प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। केस फर्स्ट के लिए बात कर रहा है, रिएक्टेंट के केस फर्स्ट रिएक्टेंट। जब आपका कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एट टाइम T इक्वल टू T1 कंसंट्रेशन R1 प्रोडक्ट P1 एट T इक्वल टू T2 R2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो देखेंगे टी समय एक टी क्या है कि पहले जो समय है वो T1 है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट कार्बन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन P1 है, और टी टाइम की जब वैल्यू T2 है तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का R2 है, प्रोडक्ट का P2 है। ठीक, तो हम इसका निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? किसी भी का डिफरेंस निकालने क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल R2 कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन T2 माइनस T1 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, और इसमें हम आगे जो है ये माइनस डिनोट करते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि अभी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन जान लीजिए माइनस जो करते हैं इसलिए क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है उसके नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो जो हमारा रिएक्शन है, अगर फाइनल में इनिशियल में हमारे जो रिएक्शन का जो मोल 2 मोल है, फाइनल रिएक्टेंट में जो है वो 1 मोल हो गया, तो अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। तो माइनस को हम हटाने के लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मतलब कभी नेगेटिव नहीं होता है। और नेगेटिव इसमें ये शो करता है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो समय के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे केस सेकंड प्रोडक्ट के लिए। यहाँ देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। केस सेकंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का पढ़ते हैं यहाँ पर। केस सेकंड प्रोडक्ट के लिए, ठीक, प्रोडक्ट के लिए पढ़ेंगे कि जो इसके लिए क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, इसको हम जानेंगे। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन में R से P हो रहा, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, तो एट टाइम T1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का एट T इक्वल टू T2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल फाइनल R2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का फाइनल वाला कंसंट्रेशन। अब इसमें एवरेज रेट निकालेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ कैसे होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? फाइनल क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपका P2 होगा। फाइनल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे प्लस ही रहेगा। क्यों प्लस रहेगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसलिए हम यहाँ पे प्लस का ही साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं इसे डेल्टा P अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस के साथ पॉजिटिव रहेगा ये प्लस। अब देख लेते हैं ये जो इसको लिए, इसके बाद भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये इसके लिए
नेगेटिव साइन shows decreasing, negative sign shows that decreasing in concentration of reactant। नेगेटिव साइन क्या दिखाती है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है। दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव हो। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ माइनस, ये माइनस तो रिप्लेस कर देगा इसको, यहाँ से प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसमें क्या है कि इसमें इसके पॉइंट लिख लीजिए, सॉरी इससे लिखते हैं शायद लिखने में दिक्कत हो। पॉजिटिव साइन शोज इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पॉजिटिव वैल्यू ये शो कर रही है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो है ही, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के लिए कैसा ग्राफ रहेगा एवरेज का। ठीक, तो हम इसका ग्राफ देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ होता है रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए कैसा होता है, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़रूरी है। ग्राफ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ग्राफ ये आपका केस फर्स्ट के लिए, इधर आपको केस सेकेंड के लिए। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो इनका जो ग्राफ बनता है मेनली कंसंट्रेशन और टाइम का बनता है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है, ठीक। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके जो ग्राफ होता है ये ऐसे स्टार्ट होता है, डिक्रीज होता है, समय के टाइम के अनुसार डिक्रीज होता है। ठीक, यहाँ पे आप ले लीजिए ये T1 T2, ये आपका जो है इस टाइप का कुछ, यहाँ पे क्या होगा ये R1, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका R2, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है हमारा डेल्टा टी,
और ये होता है डेल्टा आर। ठीक, ये होता है हमारा केस फर्स्ट के लिए रिएक्टेंट का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक, और हम देखेंगे प्रोडक्ट के लिए कैसे ग्राफ होता है। प्रोडक्ट के लिए भी क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसका जो होगा यहाँ से शुरू होगा, ऐसे चलेगा ये। यहाँ पे आप क्या होगा, ये T1 हो गया, ये आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया। ये T2, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा टी, और ये जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। ठीक, ये नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये चेंज इन टाइम होता है। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो अब हम इसके आगे देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद अभी जो हमारा ये एवरेज का हुआ है, दूसरा जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के भी दो केस होंगे, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, हम दोनों पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।